हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे वेज टू रीच एन स्टेयर्स। आपको एक वैल्यू दी जाएगी n, जो डिनोट करेगा n स्टेयर्स को, और आपने बताना है कि बॉटम से लेकर के टॉप तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। अगर एक बारी में आप सिर्फ एक स्टेयर चढ़ सकते हो, यानी एक बारी में सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, या फिर दो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। देयर आर n स्टेयर्स एंड अ पर्सन स्टार्टिंग एट द बॉटम वांट्स टू रीच द टॉप। द पर्सन कैन क्लाइम आइदर वन स्टेयर और टू स्टेयर्स एट अ टाइम। Your task is to count the number of ways a person can reach at the top. Very simple. बॉटम से लेकर के टॉप तक जाना है, एक बारी में आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हो या दो सीढ़ी चढ़ सकते हो, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस दे के रखे हुए हैं कि अगर सीढ़ी एक ही सीढ़ी है तो आप कितने तरीके से टॉप पे जा सकते हो। एक ही तरीका है। अगर एन की वैल्यू 2 है, यानी दो सीढ़ियाँ हैं, तो कितने तरीके से जा सकते हो, दो। अगर एन की वैल्यू 4 है, यानी सीढ़ियाँ 4 है, तो आप कितने तरीके से टॉप पे जा सकते हो बॉटम से। सो दैट विल बी 4। लेट्स सी ऑल दिस सैम्पल टेस्ट केसेस वन बाय वन, और फिर हम इसमें देखेंगे कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इसका कोड देखेंगे और कोड्स को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड और मूव टू द ब्लैक बोर्ड। पहला सैम्पल केस था जब एन की वैल्यू 1 थी, तो कितने तरीके से हम बॉटम से टॉप पे जा सकते हैं। हमारे पास अलाउड मूव क्या है, 1। एक बारी में सिर्फ हम एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं या फिर दो सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो अगर सीढ़ी ही एक है तो दो का तो कोई मतलब नहीं है, राइट। So how many ways we can reach to the top from the bottom? So there will be one. So one answer होगा. Okay. Now let's see for the next sample test case. अगर n की वैल्यू 2 है, so how many ways, कितने तरीके से हम बॉटम से टॉप पे जा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एक एक करके सीढ़ियों को चढ़े, राइट, ये एक पॉसिबल वे है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली टॉप पे चढ़े जाओ। दैट इज टू डिफरेंट वेज टू रीच एट द टॉप। तीसरा जो था वो था 4। अगर n की वैल्यू 4 है, पहला पहला तरीका तो ये है कि आप हर सीढ़ी पे एक एक करके जाइए, राइट। सो एक एक सीढ़ी, सो वन वन वन। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक पहली बारी में एक बार चलो, फिर दो सीढ़ियाँ चढ़ो, फिर एक सीढ़ियाँ चढ़ो। दैट इज 1 2 एंड 1। तीसरा तरीका कुछ इस तरह से है कि आप पहली बार में दो चढ़ो और फिर दूसरी बार में भी दो चढ़ जाओ, तो इस तरीके से आप बॉटम से टॉप पर आ जाओगे। चौथा तरीका कुछ इस तरह से है कि आप पहली बार में दो सीढ़ियाँ चढ़ो और फिर बाकी बची दो के लिए एक एक चढ़ो। दैट इज 2 1 एंड 1। कि आप पहली दो सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ो और लास्ट की दो सीढ़ियों को एक बारी में चढ़ जाओ। सो दैट इज 1 1 एंड 2। सो दीज ऑल आर द 5 वेज टू रीच फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इन नंबर ऑफ व्हेन द नंबर ऑफ स्टेयर्स विल बी 4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैम्पल टेस्ट केसेस ये कैसे काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि अगर n की वैल्यू 4 है तो आप ये 5 तरीके से ही आप ऊपर चढ़ सकते हो। अगर n की वैल्यू 2 है तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही होगी। अगर नंबर ऑफ स्टेयर्स 1 है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से चढ़ सकते हो। दैट इज 1। एक और सैम्पल टेस्ट केस अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते होगे कि अगर मान के चलिए n की वैल्यू 0 है, राइट, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, कि अगर मान के चलिए नंबर ऑफ सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ी जितनी है वो 0 है, यानी सिर्फ एक फ्लैट, और आप यहाँ बॉटम पे खड़े हो, तो आप कितने तरीके से आप टॉप पे जा सकते हो, क्योंकि आपका यही यही बॉटम है, यही टॉप है, राइट, यही बॉटम है, यही टॉप है। सो इन दैट केस बहुत सारे लोग इसके लिए आंसर इसका 0 भी बोलते हैं या फिर 1 भी बोलते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन का कंस्ट्रेन देखोगे, तो कंस्ट्रेन 1 से लेकर के 25 है। सो 0 का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखोगे और इस सैम्पल टेस्ट केसेस को गौर करोगे, तो इट्स दिस क्वेश्चन इज सीम्स लाइक कि आपके पास एक एरे है जिसमें वैल्यू 1 है या 2 है। ये दर्शाता है कि आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स एक बारी में चढ़ सकते हो, और आपको एक टारगेट दे के रखा हुआ है, और आपने बताना है कि इस एरे की हेल्प से, यानी इस एरे के एलिमेंट्स को सम करके आप टारगेट तक कैसे कितने तरीके से पहुंच सकते हो। ये एक सवाल कुछ ऐसा लगता है जिसके अंदर इस एरे के जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाईज है, मतलब आप इन्हें कितनी बार भी यूज कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने 1 यूज कर लिया तो आप 1 दोबारा नहीं यूज कर सकते। सो क्वेश्चन टूट जाता है, और ये कुछ इस तरह से बनता है कि आपको एक एरे दे के रखा होगा 1 एंड 2, और आपने बताना है कि आप टारगेट को कितने तरीके से अचीव कर सकते हो, राइट। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए आप 5 डिफरेंट वेज हैं जिससे आप आंसर को रीच कर सकते हो। जैसे 1 को मैं 4 बार इस्तेमाल कर लूँ, राइट। दूसरा है कि मैं 2 बार दो यूज़ करूँ, 1 1। इन सभी का सम देखोगे ना तो हमेशा 4 आ रहा है, राइट।
2 2 है, 2 1 1 है, 1 1 2 है, 1 2 1 है। सो ये सारे क्या कर रहे हैं कि 1 और 2 एक एरे है और उसके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें टारगेट को अचीव करना है। यही तो क्वेश्चन है। आई होप आपको मैं क्या कहना आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस दिस मोर एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए अगर n की वैल्यू 5 है, ठीक है, आपकी n की वैल्यू 5 यानी 5 स्टेयर्स। सो 5 स्टेयर्स हैं तो आप कितने तरीके से बॉटम से टॉप तक पहुंच सकते हो। अलाउड मूव क्या है कि आप एक बार में एक सीढ़ी चढ़ सकते हो या फिर 2 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। अगर आपका इनिशियली 5 स्टेयर्स है मतलब 5 सीढ़ियां हैं, तो आप तो फिलहाल करंटली आप दोनों ही चढ़ सकते हो, 1 भी चढ़ सकते हो और 2 भी चढ़ सकते हो। तो आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आपका टारगेट कहो या सीढ़ी चढ़ो एक से घट जाएगा। सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3, क्योंकि आई होप आप समझ रहे होगे कि अगर आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तो आपकी कितनी सीढ़ियां बची, 4। और अगर आप 2 सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपके पास कितनी बची सीढ़ियां, 3। अब इसे टारगेट की तरह देखते हैं। अगर मेरा मेरा टारगेट है 5 और मेरे पास चूज करने के लिए क्या एलिमेंट है, 2 एंड 1। तो मैं अगर 1 चूज करता हूँ तो मेरा टारगेट एक से घट जाएगा। सो माई टारगेट विल रिड्यूस बाई 1। सो नाउ टारगेट विल चेंज टू 4। और अगर मैं 2 चूज करता हूँ तो माई टारगेट विल रिड्यूस बाई 2। सो माई न्यू टारगेट विल बी 3। अब यहाँ पे सेम लॉजिक लगाते हैं। 4 है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक भी चुन सकता हूँ, 2 भी चुन सकता हूँ। तो अगर मैं एक चुनता हूँ तो मेरा टारगेट एक से घट जाएगा और ये हो जाएगा 3। और अगर मैं 2 चुनता हूँ तो मेरा टारगेट घट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं एक चुनता हूँ तो मेरा टारगेट घट जाएगा एक से, तो ये हो जाएगा 2। और अगर मैं 2 चुनता हूँ तो मेरा टारगेट घट जाएगा 2 से, या सीढ़ियाँ घट जाएंगी 2 से, वट एवर यू वांट टू से। सो दिस विल बिकम 1। अब अगर मैं यहाँ पे एक चुनता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 चुन सकता हूँ। अब अगर मैं एक चुनूंगा तो मेरा टारगेट घट जाएगा बाई 1। सो दिस विल बी 1। और अगर 2 चुनता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब मेरा टारगेट अचीव हो गया है, मतलब दिस विल बी माई पोटेंशियल आंसर। लेट मी शो यू। माई टारगेट वॉज क्या, 5, और मेरे को यहाँ पे 0 अचीव हो गया। यानी ये पूरा का पूरा पाथ अगर आप देखोगे आप क्या क्या चुन करके यहाँ तक आए थे, 1 1 1 2। सो दिस विल बी माई आंसर, वन ऑफ द आंसर, 1 1 2। सो दिस विल बी माई वन ऑफ द आंसर। सो दिस विल बी माई वन ऑफ द आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड विद आवर ट्री। यहाँ पे हमारा क्या था, अब मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मैं 1 चुन सकता हूँ क्योंकि मेरा साइज 1 है अभी साइज सीढ़ी का। पर मैं 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे स्टेयर की साइज से ज़्यादा हो जाएगा एलिमेंट। सो आई विल नॉट गोइंग टू चूज दिस। सो अगर मैं एक चुनता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो ना अब आप देखिए, अगर आपको 0 मिल गया मतलब आप टॉप पर आ गए, यानी आपको टारगेट अचीव हो गया। तो आपने क्या क्या एलिमेंट चुने थे इस जगह पे आने के लिए। सो एज यू कैन सी 1 1 1 1 1 1 एंड 1। हाउ मेनी टाइम्स 1? सो दिस इज नाउ आई माय नेक्स्ट आंसर। नाउ अब हम देखेंगे कि अपने दूसरे भाग में अब बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है उनमें भी हम यही चीज़ अब प्रोसीड करेंगे। अभी मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, 1 है। सो मैं यहाँ पे 1 तो चूज कर सकता हूँ पर 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा मेरे नंबर ऑफ स्टेयर्स से। तो अगर मैं एक चुनता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आने के लिए आपने कितने वैल्यूज को चुना, क्या क्या वैल्यूज को चुना था। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 1 चूज किया था, 1 चूज किया था, 2 एंड 1। सो माई नेक्स्ट आंसर विल बी 1 1 2 एंड 1। और अगर आप इनका सम देखोगे तो ये 5 है। सो दिस इज नाउ अनदर आंसर। लेट्स सी द अदर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। अगर वैल्यू 2 है, एज यू कैन सी यहाँ पे अब 2 कैसे आए थे, 2 चुना था फिर 1 चुना था तो अब 2 पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे 1 भी चूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे 2 भी चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 चूज किया तो वैल्यू हो जाएगी टारगेट एक घट जाएगा। सो दिस विल बी 1। और अगर मैंने 2 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 आने का मतलब मेरा एक आंसर है, मतलब आप टॉप पे पहुंच चुके हो। तो आप यहाँ पे कैसे आए थे, पहले आपने 1 चूज किया, फिर 2 चूज किया, फिर हमने 1 चूज किया, आई मीन 2 चूज किया। सो द नेक्स्ट आंसर विल बी 1 2 एंड 2। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे देखोगे तो आप 1 आए हो, राइट। सो मैं यहाँ पे 1 चूज कर सकता हूँ लेकिन 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू मेरे टारगेट से ज़्यादा हो जाएगी। सो आई विल नॉट चूज दैट। सो यहाँ पे अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो यहाँ पे 0, मतलब ये मेरा पोटेंशियल आंसर है। पोटेंशियल आंसर नहीं, ये आंसर ही है। सो सो व्हाट आई हाउ डिड यू रीच फ्रॉम टू हियर, 1 1 आई मीन 1 2 1 1। इट इज 1 2
1 and 1. All right. Now let's see the other part of our tree. यहाँ पे हमारा 3 है, राइट? हम इसको इधर लेके आते हैं. तो यहाँ पे आप 1 भी चूज कर सकते हो, 2 भी चूज कर सकते हो. अगर आप 1 चूज करोगे तो ये हो जाएगा 2, और अगर आप 2 चूज करते हो तो ये हो जाएगा 1. ठीक है. फिर से मैं यहाँ पे 1 भी चूज कर सकता हूँ, 2 भी चूज कर सकता हूँ. अगर मैंने 1 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, अगर मैंने 2 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0. 0 आने का मतलब मैंने टॉपिक को रीच कर लिया, यानी टारगेट अचीव हो गया. तो यहाँ पे आप कैसे आए थे? आपने 2 चूज किया, 1 चूज किया, 2 चूज किया. सो द अनदर आंसर विल बी 2, 1 एंड 2. ऑल राइट. देखते हैं बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के लिए. जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 चूज कर सकते हो, 2 चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर आपने 1 चूज किया तो ये हो जाएगा 0. तो यहाँ पे आप कैसे आए? आप यहाँ पे आए थे क्योंकि आपने यहाँ पे 2 चूज किया, 1 चूज किया, 1 चूज किया, 1 चूज किया. सो 2, 1, 1 एंड 1. एज यू कैन सी इन सबका सम 5 है, यानी टारगेट, यानी नंबर ऑफ स्टेयर्स. बाकी बचे हिस्से पे भी देखते हैं. हमने 3 चूज किया था, यहाँ पे 1 आया था, राइट? सो यहाँ पे आप 2 चूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ 1 चूज कर सकते हो. 2 चूज नहीं इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी वैल्यू टारगेट से ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर आप 1 चूज करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 0. ये मेरा टारगेट अचीव हो गया. यहाँ पे कैसे आए थे? 2, 2 एंड 1. दैट इज 2, 2 एंड 1. अब हम जोड़ेंगे. अब अपने सारे के सारे जितने भी पॉसिबल वेज थे सबको मैंने यहाँ ट्रेड कर लिया. अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ आंसर है हमारे पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7 एंड 8. सो अगर n की वैल्यू यानी स्टेयर्स अगर 5 है तो कितने नंबर ऑफ वेज है टॉप पे पहुंचने के? देयर आर टोटल 8 वेज. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये 8 कैसे अचीव किया. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल फॉर द स्मॉलर वैल्यूज सो दैट इट विल मोर क्लियर टू यू. Maybe this sounds this n5 may sound complex to you because of this tree structure. एक और डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपका इसको रिकर्सिव कॉर्ड दिखाऊंगा क्योंकि आपने हम जितना भी ट्री बनाया ये सब रिकर्सिव है. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. अगर n की वैल्यू 4 है तो रिमेंबर, तो इसके लिए हमारा वैल्यू आ रहा था 5. अब हम देखेंगे कि वो 4 मतलब 5 आ कैसे रहा है. तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एक बारी में 1 भी चूज कर सकता हूँ या 2 चूज कर सकता हूँ. हमारे पास ऐसा है. और इनकी मुझे इनफाइनाइट सप्लाई है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप एक चूज कर लिया तो वो हट जाएगा. नहीं, मेरे पास इनफाइनाइट सप्लाई है. तो मैं मतलब मल्टीपल टाइम चूज कर सकता हूँ. तो अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो मेरा टारगेट घट जाएगा बाई 1. सो दिस विल बिकम 3. और अगर मैं 2 चूज करता हूँ तो मेरा टारगेट घट जाएगा बाई 2. सो दिस विल बिकम 2. अगेन यहाँ भी मैं 1 चूज कर सकता हूँ, 2 चूज कर सकता हूँ. अगर मैं 1 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2. अगर 3 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1. अगेन 2 को मैं दोबारा यहाँ पे 1 भी चूज कर सकता हूँ, 2 भी चूज कर सकता हूँ. अगर मैंने 1 चूज किया तो यहाँ पे होगा 1, और अगर 2 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0. 0 आने का मतलब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है. सो आप यहाँ तक आए कैसे थे? आपने 1 चूज किया, 1 चूज किया, 1 चूज किया. सो अगर 1 ऑफ आवर आंसर विल 1, 1, 1 एंड 2. ऑल राइट. नाउ सी 1, 1 यहाँ पे है. 1 चूज कर सकता हूँ, 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एलिमेंट से यानी टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर मैं 1 चूज कर सकता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0. सो द another answer will be 1, 1, 1 and 1. So another answer will be 1, 1, 1 and 1. All right. Now let's see other part of the triangle. I mean tree, my mistake. अगर 1 है तो मैं यहाँ पे 1 ही चूज कर सकता हूँ, 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि टारगेट से ज़्यादा हो गया है. सो अगर आप 1 चूज करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब एक और आंसर अचीव. ये कहाँ यहाँ तक कैसे आए थे? 1, 2, 1. सो 1, 2 एंड 1. लेट्स सी दिस पार्ट ऑफ द ट्री. अगर यहाँ पे 2 है तो मैं 1 भी चूज कर सकता हूँ और 2 भी चूज कर सकता हूँ. अगर मैं 1 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 2 चूज किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0. 0 आने का मतलब आपने एक टारगेट अचीव कर लिया. तो यहाँ पे आप कैसे आए थे? 2 और 2 चूज किया था, यानी 2, 2. अगर आप यहाँ पे इस वाले हिस्से को देखोगे तो यहाँ पे 1 ही चूज कर सकता हूँ, 2 चूज नहीं कर सकता क्योंकि टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा. अगर आप 1 चूज करोगे तो ये हो जाएगा 0. सो द नेक्स्ट आंसर विल बी 2, 1. I mean 2, 1 and 1. Now count this 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 the answer. अगर n की वैल्यू 4 है यानी नंबर ऑफ स्टेयर्स अगर 4 है तो कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है टॉप पे जाने के लिए? वो है 5. आप इसको स्टेयर्स के क्वेश्चन की तरह पढ़ो या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि मेरे को एक टारगेट देके रखा हुआ है, वो है n, और मुझे बताना है कि एक ऐसा एरिया जिसमें 1 और 2 है, यानी एक स्टेयर्स चढ़ सकते हो या 2 स्टेयर्स चढ़ सकते हो.
तो मुझे इन सब एलिमेंट्स को जोड़ करके मुझे टारगेट अचीव करना है। इस तरह से भी इस सवाल को देख सकते हो। तो उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग रिकर्जन। एक बारी में दो दो को कॉल करते हैं और फिर हम अपने दोनों ही वैल्यूज को जोड़ करके अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। यही तो हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए, जैसे यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 0 आया, राइट। अब यहाँ पे 2 आया, 2 + 1 + 1 दैट इज टारगेट, राइट। 2 + 2 दैट इज आवर टारगेट, 1 + 1 + 2 दैट इज आवर टारगेट। यही तो हो रहा है। तो मैं करूंगा क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर n स्टेयर्स है तो मैं करता क्या हूँ, उसमें से -1 को जोड़ता हूँ f(n-2), दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। आपको ये टेस्ट कैसे समझ में आए होंगे, मेरे दोनों ट्री बना करके जो समझा वो समझ में आया होगा, और ये रिकर्सिव कोड कैसे आया, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी दैट्स रिकर्सिव कोड एंड देन वी विल ऑप्टिमाइज दैट। सो दिस इज द कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है रिकर्सिव कोड। मैंने यहाँ पे दो बेस केस लिख रखे हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो भाई डायरेक्टली 1 रिटर्न करो, अगर 2 है तो 2 रिटर्न करो। आप 0 के लिए भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट कंस्टेंट यहाँ पे देख रखा है 1 से लेकर 1 से ऊपर ही होगा, तो 0 देखने का कोई मतलब नहीं है। सो जैसा हमने देखा था कि अगर n की वैल्यू 1 होती थी तो अब 1 होता था, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे कि जब n की वैल्यू 1 थी यानी एक ही सीढ़ी थी, तो उस केस में सिर्फ एक ही तरीका है टॉप पे जाने के लिए, राइट। एज यू कैन सी एक सीढ़ी, बस एक चढ़ जाओ आप। सो n 1 के लिए 1, जब 2 था वैल्यू तो 2 तरीके थे पॉसिबल ऊपर चढ़ने के लिए, सो बेस विल बी 2। सो दैट्स वाई ये मेरा बेस केस है। तो अगर n की वैल्यू 1 है या 2 है तो उसके लिए सिंपली 1 एंड 2 रिटर्न कर दो, या फिर आप इनको कंबाइन करके ये भी लिख सकते हो ना कि इफ n इज लेस देन 3 देन रिटर्न n, ये भी पॉसिबल है। अदरवाइज रिटर्न कीजिए n-2 + n-1, ये वाला सिंपल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ड्राइव करके लिखा यूजिंग दैट रिकर्सिव ट्री। सो इफ यू नाउ सबमिट दिस कोड इट विल वर्क। एज यू कैन सी दिस इज गॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो लीनियर है, और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपायर होगी, कि 2n के फॉर्म में जा रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज गॉट सबमिटेड, एंड ऑक्सिलरी टाइम स्पेस जो है कांस्टेंट है, सो हमने कोई स्पेस तो यूज़ किया नहीं है। सो वेल वी कैन ऑप्टिमाइज दिस ऑफ कोर्स। नाउ वी विल अच्छा, इसको रिकर्सिव कोड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत कहाँ पड़ी है, लेट मी शो यू। रिकर्सिव कोड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेम काम आप कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप इस वाले पर्टिकुलर ट्री को देखो, मतलब इस वाले पर्टिकुलर सब ट्री को देखो, जब n की नोड की वैल्यू 2 थी तो आपने ये काम किया, राइट। बट ये 2 हर जगह कई कई जगह आ रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने सेम काम किया है, राइट। इस सब ट्री वाले पार्ट को देखो। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ भी सेम काम कर रखा है, राइट। आप एक और जगह देखो, आपने यहाँ भी सेम सब ट्री है। यानी इन जनरल आप देखोगे तो यहाँ पे रिकर्शन में यही इशू होता है कि आप मल्टीपल चीजें, सेम काम ही आप सेम मल्टीपल जगह करते हो। अगर एक भी वैल्यू सेम आ गई तो उसके नीचे का जितना भी सब ट्री बनेगा वो तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है वापस से रखने का। तो हम करते क्या है, अपने जितने भी अभी तक हमने जो भी वैल्यू स्टोर करके रखा है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसको करते क्या, हम उसको स्टोर करके रखते हैं, राइट। मैं करूंगा क्या कि मैं एक एरे बनाऊंगा, और हर एक एक वैल्यू पे आई हुई, हर एक एक एन की वैल्यू पे आया हुआ जो भी डेटा उसको मैं स्टोर कर लूंगा इस सब के अंदर, और आने वाली जो भी वैल्यूज हैं इनका इस्तेमाल करके अगले वाले को मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा। सो मेरे को दोबारा यहाँ पे बार बार ये जो एक काम कर दिया मैंने उसे दोबारा मुझे कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। मैं इस वाले पार्ट को अपने एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा, और इसे अगले वाली वैल्यू के लिए मैं कैलकुलेट करके लिख लूंगा, क्योंकि ये चीज तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है ना। तो यही तो मिस्टेक थी जो रिकर्जन कर रहा था, सेम काम को बार बार करना। अब हम करेंगे क्या, डीपी क्या करता है, इसे स्टोर करके रख लेता है और अगले वाली वैल्यू के लिए इस्तेमाल करता है। लेट मी शो यू दैट। एज आई सेड कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए क्या आ रहा था, 1, ये हमारा बेस केस था, राइट। अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरा बेस केस क्या आ रहा था, 2। अब मैं करूंगा क्या, जितना भी साइज है, लेट से n की वैल्यू है 5, लेट से n की वैल्यू है 5, तो मैं क्या करूंगा, एक 5 साइज का एक एरे बनाऊंगा। जब n की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या स्टोर करना चाहोगे, लेट्स से इफ यू आर ऑलरेडी एट द टॉप देन हाउ मेनी वेज टू रीच एट द टॉप, यू कैन पुट इट 0। अगर n की वैल्यू 1 है यानी नंबर ऑफ स्टेयर्स 1 है तो उसके लिए क्या था, 1। एंड स्टेयर्स अगर 2 है तो उसके लिए क्या होता है, 2। अब n की वैल्यू 3 है तो क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा फंक्शन का, एफ एन इज इक्वल्स टू fn-1 प्लस fn-2।
So for this particular value, you need to go back to last two values. So this will become 3. 4 के लिए last two values फिर से check करो. So 3 plus 2 will become 5, not 4 here. For 5, 5 plus 3, this will be 8 है. और आपको याद होगा तो 4 के लिए 5 ही आ रहा था और 5 के लिए 8 आ रहा था. So this is how we are going to solve this using DP. हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये चेक लगा दिया कि भाई अगर 3 से कम है तो डायरेक्टली n रिटर्न कर दीजिए, राइट. तो अगर n की वैल्यू 3 से कम है तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप डायरेक्टली n रिटर्न करो. अदरवाइज मैं करता क्या हूँ, जितना भी साइज है उससे एक ज़्यादा साइज का रखता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मुझे n बराबर 5 चाहिए था कि 5 पे क्या है, तो अगर मैं साइज के जितना ही बनाऊंगा, अगर मैं जितना n है उतना ही साइज का अगर मैं एरे बनाऊंगा तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा, उससे कम होगा, बट आंसर जो है वो n पे मिलेगा. सो इसीलिए मैंने n+1 साइज का एक एरे बनाया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ 0 1 2 3 इन सभी पे मैं 1 2 3 लगा दूंगा, ये हमारे बेस केसेस है. और बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी 3 से लेकर के n तक, राइट, लेस देन इक्वल्स टू n, उन सभी में मैं ith के लिए i-1 प्लस i-2 को मैं जोड़ करके i पे लिख देता हूँ वैल्यू. और एट दी एंड पूरा लूप चल जाने के बाद जो nth वाला इंडेक्स वाला जो वैल्यू होगा वहां पे मेरा आंसर स्टोर हो जाएगा, मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर देना है, राइट. आई होप आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया और जो मैंने कोड किया आपको सिंपली समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है. अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख पा रहे हो कि लीनियर है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है. बट वी कैन ऑप्टिमाइज दिस स्पेस पार्ट ऑफ कोर्स. लेट्स सी कहाँ पे दिक्कत आ रही है डीपी वाले कोड में स्पेस के मामले में. इफ यू रिमेंबर, अगर n की वैल्यू अगर 0 होती थी तो 0 होता था 1 पे 1 2 3, और आने वाली जितनी वैल्यूज है वो पिछले वाली दो वैल्यूज का सम होता है, राइट. तो 4 के लिए हो जाएगा 5, 5 के लिए हमने देखा था 8 था, तो यहाँ पे आप लास्ट टू वैल्यूज को जोड़ोगे तो 8 होता है. 6 के लिए क्या होगा, 8 प्लस 5 इट विल बी 13, 13 प्लस 8 विल बी 21, राइट. सो एज यू कैन सी दिस विल कंटिन्यू. अब हमारा स्पेस इसमें एक्स्ट्रा कहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे जाना पड़ता है और यहाँ पे जाना पड़ता है. बाकी वैल्यूज का क्या, इनको स्टोर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट. अगर ये तो चलो हमारे कुछ नंबर वैल्यूज, अगर वैल्यू और बड़ी होगी तो हम इस्तेमाल तो सिर्फ दो ही चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, लास्ट टू वैल्यूज का यूज़ कर रहे हैं. बाकी की वैल्यूज और बिना मतलब का स्पेस खा रही है. तो हम करेंगे क्या, दो वेरिएबल बनाएंगे ए एंड बी, राइट. इनके अंदर हम बेस केसेस वाले डेटास को रख देंगे, यानी 1 और 2 को, एंड वट एवर यू वांट टू ऐड. इसमें हम दो बेस केस वाले वैल्यूज को रख देंगे और मैं एक बनाऊंगा सम, जो इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेगा, और आने वाली वैल्यूज के लिए मैं इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगा. लेट मी शो यू द कोड, क्योंकि कोड बहुत आसान है, ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करेंगे. नाउ दिस इज द कोड, द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड. इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ए और बी बनाया है, ऑल राइट, जिसमें 1 और 2 हमारे बेस केसेस है. और हाँ, अगर लेस देन 3 है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, उस केस में तो डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, हमारा बेस केस था, आई मीन हमारा कंडीशन था जो जो पिछले वाली वैल्यूज को चलाएगा. अदरवाइज आप ए और बी बनाओ, उसके अंदर 1 और 2 को असाइन कर दो, ठीक. और एक लूप चलाओ जो आई से लेकर चलेगा, जो वही डीपी जैसे हमने किया था. डीपी हमने 3 से लेकर के एन तक चलाया था, इसमें भी हम वही कर रहे हैं. हमारा लूप जो है वो 3 से लेकर के एन तक जाएगा. सो दैट्स वाई आई लेस देन n+1 कर लो, या फिर लेस देन इक्वल्स टू n कर लो, आपकी मर्जी है. और मैं क्या करता हूँ, हर बार ए और बी को जोड़ देता हूँ, और आगे मूव करने से पहले जो सेकंड लास्ट वैल्यू है उसको लास्ट में असाइन करता हूँ, और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसमें मैं करंट को असाइन कर देता हूँ. सो दैट्स वाई हमारे पास हमेशा ही लास्ट दो, यानी सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों ही वैल्यूज हमेशा ऑलरेडी अवेलेबल होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. हमें उनको एरे में स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके. सो और मैं उसको हर बार i++ करता हूँ. सो इन दैट वे हमारे पास एट द एंड सम में वैल्यू आ जाएगी, और मैं करूँगा कि एट द एंड सम को रिटर्न कर दूंगा. आई होप आपको ये समझ में आएगा. कोड बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो ना समझ में आया हो. बट एनीवेज, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कहीं भी दिक्कत हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. एज यू कैन सी कोड भी सबमिट हो गया. सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आया होगी, रिकर्शन समझ में आया होगा, डीपी समझ में आया होगा, और स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड भी समझ में आया होगा. कहीं भी दिक्कत हुई हो, you can directly reach out to me in the comments. I will definitely reply to you. And इस वीडियो के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.